भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रमा रहेको सरकारले दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको दिशामा त्रिपक्षीय वार्ताको पत्र आगामी 12 अक्टोबरको दिन मिति तय गरेर पठाएपछि आज भारतीय जनता पार्टीको दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट दार्जिलिङ पहाड आइपुगेका छन्। दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको दिशामा त्रिपक्षीय वार्ताको विषयमा चर्चा चुलिएको समयमा सांसद राजु विष्टको दार्जिलिङ पहाड आगमन एक महत्त्वपूर्ण मानिँदैछ। आज सांसद राजु विष्ट दार्जिलिङ पहाड प्रवेश गरेपछि उनलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरूले भव्य रूपमा स्वागत गरेका छन्। सांसद राजु विष्ट दार्जिलिङ आइपुगेपछि उनले आगामी 12 अक्टोबरको दिन हुन गइरहेको त्रिपक्षीय वार्ताको सन्दर्भमा यसरी विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। चलो अब चलना है। स्वागत कर रहे हैं। चलो 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 पहले बार 2019 में जब काफी भीड़ था, आज भी दिखाई दे रहा है। चलिए, दार्जिलिंग की जनता को, तराई डूवर्स की जनता को, यहाँ की मीडिया के सभी साथियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये गोरखा जाति एक सूत्र में इसी तरह बंधा रहे। छोटी छोटी मतभेद होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम निरंतर एक नदी की तरह जो है हमारी प्रवाह इसी तरह बहती रहे। यही आशीर्वाद मैं भगवान से मांगता हूँ। और साथ में ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि कोविड का तीसरे वेव का डर अभी बना हुआ है और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबको सतर्कता अभी भी अपनानी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उसको कायम रखना है और चार बाग मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोविड का ध्यान रखते हुए हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से जनता को जरूर कहना चाहता हूँ। हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार जो है प्रेस से बात करते टाइम मास्क के साथ सुविधा नहीं होती। और जहाँ तक वार्ता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत सारी बातें अभी मैंने रास्ते में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो दार्जिलिंग प्रेस का है। तो बहुत सारी नई और अच्छी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप निश्चिंत रहिए। 12 तारीख को वार्ता हो रही है, ये डेट तय है। 4 बजे का समय भी तय है। नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय में हो रहा है, ये भी तय है। सबसे अच्छी बात है, ये पॉलिटिकल लेवल की डायलॉग है। इसमें ब्यूरोक्रेट लेवल की डायलॉग नहीं है, जिसके अंदर में लंबा खींचना, समाधान नहीं निकलना या बहुत जरूरत से ज़्यादा समय लगना, ये ब्यूरोक्रेट लेवल के डायलॉग में हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल का डायलॉग है। और उसकी अध्यक्षता आप इसी बात से समझ सकते हैं, इस टॉक्स की गंभीरता स्वयं भारत के गृह मंत्री जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उनके अध्यक्षता में ये वार्ता होगी। तीसरी बात, ये ट्राइपेटाइट टॉक है, क्योंकि केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और गोरखाओं के स्टेक होल्डर इस मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। चौथी सबसे अच्छी बात, अब तक के वार्ता में डूअर्स हमेशा छूट जाता था, लेकिन इस बार डूअर्स भी शामिल है। और आज मैं उस बात का खुलासा करता हूं आपके माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये डायलॉग होगा ही नहीं, सितंबर में कहा था, सितंबर में नहीं हुआ, अगस्त की बात थी, अगस्त में नहीं हुआ, कभी हमने कहा कि अफगानिस्तान चल रहा है, वो सब है, लेकिन उस सब को लोगों ने
नेगेटिव मानसिकता के साथ देखा, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं देखा कि गोरखाओं ने पिछले 100 साल से ज्यादा समय से दुख पा रहे हैं। तो आज मैं उस बात की भी आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ डूअर्स को इंक्लूड करने के लिए 1.5 महीना का ज्यादा समय लगा। ये भी आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को अवश्य कहना चाहूंगा। सो इस बार डूअर्स भी है, इस बार पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल का ढीला ढाला रवैया अब बिल्कुल नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय ने मन बना लिया है और गृह मंत्री जी इसीलिए इस मीटिंग में गंभीरता से वो स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। अब जो है ममता दीदी या बंगाल सरकार का ढीला ढाला रवैया भी नहीं चलेगा, समाधान होगा और होके ही रहेगा, ये भी तय है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बात बताना चाहूंगा। इस वार्ता के लिए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के इतना ही नहीं, हमारे 2 मुद्दे हैं, एक स्थायी राजनीतिक समाधान, दूसरा 11 जनजाति का विषय। 11 जनजाति को मान्यता दिलाने के लिए जितने भी हमारे एनजीओ है, जनजाति के अलग अलग संगठन है, मैं उन सब का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि 3 का लूंगा तो 4 छूटेंगे। उन सब की भी तपस्या है, मैं उनके लिए भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इस बार के वार्ता में ट्राइबल मिनिस्ट्री के सचिव भी रहेंगे। इतना ही नहीं, आरजीआई को भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। सो बड़ा गंभीर विषय को लेकर के चर्चा होनी है, इसमें बहुत सारी सतर्कता अपनानी पड़ती है जिसका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे पत्राचार को लेकर के चिट्ठियां आई है और तमाम तरह के विवाद उसमें होते रहे हैं। मैं एटलीस्ट अपनी गोरखा संतान से आपके माध्यम से चाहता हूं, चाहे पॉलिटिकल लेवल के हमारे बड़े भाई हो या जिनका मेरे को सांसद बनाने में बड़ा योगदान रहा हो या जिनका नहीं भी रहा हो, जो मोदी जी को मानते हो या नहीं भी मानते हो, लेकिन मैं उन सब से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, ये एक समय ऐसा आया है, अगर हम आज चूक गए फिर 100 साल तक हमारी पीढ़ी दुख पाती रहेगी। मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं प्रयास कर रहा हूं कि 2024 में मुझे ही चुनाव लड़ना है, मैं उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं रखता, लेकिन मैं इसलिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का समय बचा हुआ है, इस 2.5 साल में अगर ठोस नहीं हुआ फिर पता नहीं कितने और साल लगेंगे, कितने लोग और शहीद होंगे, कितने लोगों को और बलिदान देना पड़ेगा, कितनी माताओं को जो है और रोना पड़ेगा। इसलिए इस सब विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर कहता हूं, देखिए राजनीति के लिए पूरा समय है, हम करने चाहिए। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन राजनीति करते करते हम इतने निचले स्तर तक गिर जाते हैं, हम अपने समाज को, अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को, सबको भूल जाते हैं। मुझे लगता है उससे बचना चाहिए, हम सब एक हो करके। एक बात और, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें भी बुलाएंगे क्या, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी आना चाहते हैं, कुछ मुख बंद काम शुरू, ऐसे कुछ एनजीओ के मेरे पास फोन भी आया, उनका पत्र भी आया है। सो उन सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये सिर्फ जो है मेरे लिए मीटिंग नहीं है, राजू बिष्ट को कुछ बनना है या कुछ पाना है, इसके लिए ये टॉक्स नहीं है, ये आपके लिए है। मेरे से ज्यादा अधिकार दार्जिलिंग की जनता का है, इस चीज को मैं समझता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि ये टॉक्स गृह मंत्रालय की तरफ से तय हुआ है और गृह मंत्रालय से सबको पत्र जा रहे हैं। लेकिन आपके जो सुझाव है, आपने जो पत्र दिए हैं, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, आपके सारे सुझाव, आपने जो कुछ भी निवेदन किया वो मैं गृह मंत्री जी से स्वयं बात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले वार्ता के अंदर में आप सबको भी बारी बारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने का मंत्रालय को भी अवसर मिले, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पहले एक मीटिंग में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की वार्ताएं पहले भी होती रही है और तमाम वार्ताओं में समय जरूर लगता है। मैं ये तो नहीं कहता नहीं होगा या 1 में होगा, 2 में होगा, ये तो जो है गृह मंत्री जी तय करेंगे, उनको तय करना है, उनको निर्णय लेना है या पश्चिम बंगाल सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगा कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, सिविल सोसाइटी के भी लोग, इतना ही क्यों, हमारे बहुत सारे गोरखा समाज के लोग जो दार्जिलिंग के बाहर भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर भी रहते, उनकी भी अपेक्षा रहती है कि दार्जिलिंग में जो कुछ भी होता है, क्योंकि दार्जिलिंग हम सब की आत्मा है, सो दार्जिलिंग में कुछ भी होता है
उससे जो है असम को भी फर्क पड़ता है, उससे हम मणिपुर में रहने वाले गोरखाओं को भी असर पड़ता है, देहरादून तक भी जो है इसकी गूंज उठती है। सो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उन सबको भी सुना जाए और जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को साथ सुनेंगे, मुझे लगता है सबको ये लगेगा कि उस समाधान के अंदर में हम सब की आत्मा भी है, हम सब के सुझाव भी है। सो यही मुझे आपके माध्यम से कहना था। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो राजू जी, गोरखालैंड का बात होगा मीटिंग पे? देखिए, एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं कुछ नहीं बोलता, आप मुझे बार बार मेरे कसम याद दिलाते हो कि मैं चौरस्ता के सामने खड़े होकर क्या बोला था। आज आप क्यों भूल जाते हो? सो ये स्पष्ट है। देखिए, गोरखा और कुछ नहीं चाहता, और जो गोरखाओं के सपने हैं उसी सपनों की पूर्ति के लिए ये टॉक्स है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और कभी जाके चौरस्ता में भाषण करेंगे, मैं फिर बोल दूंगा। राजू जी, ये मानते हैं कि ये जो टॉक हो रहा है, ट्राइपेटाइट टॉक, ये क्या स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल होगा? देखिए, क्या होता है जब भी ट्राइपेटाइट बोलेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गोरखा स्टेक, तीनों है स्टेक होल्डर। सो ट्राइपेटाइट टॉक ही है और उनकी बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, तो उनकी बड़ी भूमिका रहेगी और उन्होंने भी कहा है कि हम समाधान करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से टीएमसी को, पश्चिम बंगाल सरकार को ये भी बता देना चाहता हूँ, हमें ऐसी कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए जो पश्चिम बंगाल चाहती है, जैसे जीटीए है या इससे पहले जो कुछ भी था। हमें ऐसा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें केंद्र का बड़ा भाई वाला रोल हो, जो संवैधानिक हो, जिससे से ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता हमको मिले, और उससे भी बड़ा होगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट जाएगा इसमें? जैसा मैंने बताया, देखो, ढीला ढाला रवैया बहुत हो गया और गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय मन बना के बैठा है। मुझे लगता है वो अवश्य आएंगे। आप देखिए क्या होता है भारत। अगर नहीं आया राजू, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं आया, तो क्या इसको बाइफर्केट कर कैंसिल होगा? देखिए, सुनिए, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, नहीं आया तो क्या हुआ, आएगा तो क्या होगा, अब उस पर स्पेकुलेशन पे हम नहीं जाते। अभी तो उनको चिट्ठी गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रमाण का है, मैं प्रमाण भी लेके आया हूँ, दिखाऊँ आपको? इधर मेरा मोबाइल, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार बहुत मैं इस चीज़ को ना ये समझो मैं खुद ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। प्रमाण नंबर 1, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय, ठीक है, ये किस चीज़ को बुलाया है? तो निजी सचिव अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री, ये जॉन बारलाजी। मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, शरद चटर्जी रोड है क्या पश्चिम बंगाल में। सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन में इनका कार्यालय है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार, NDCC 2 बिल्डिंग जय सिंह रोड पे, मुझे आज पता चला। और ये गृह मंत्री कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक, और PPS गृह सचिव, यहाँ पे भी PPS गृह सचिव है। बड़ा कमाल है। ओके, सो कुल मिला के ये भी प्रमाण है। और जो है, हमको आशावादी होना चाहिए, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी वार्ताएं हुई है, देश भर में बड़े समस्याओं का समाधान के लिए बड़ी बड़ी टॉक्स हुई है, तो ये भी उसी प्रकार से होगी। राजू जी, लेटर को लेके बहुत आरोप आ रहा है कि फाइल नंबर से में पुराना लेटर को पेस्ट किया है, हैंडराइटिंग। हाँ, सॉरी, मैं 2 चीज़ भूल गया। एक तो हॉलीडे को लेके और फाइल नंबर को लेकर। यस। सो मैं गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी से मेरी बात है, ये छुट्टी का क्या चक्कर है? बोला सर हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। और बाई चांस मैंने 2 अक्टूबर मेरी उनसे बात हुई थी, तो उस दिन भी वो कार्यालय में थे। सर हमारी कोई छुट्टी नहीं है, और ये सरकार जानी जाती है, हमारे लिए सारे दिन है कि सब प्रभु ने दिए हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। और फुलपाती का दिन हुआ, इससे ज्यादा शुभ कोई हो सकता है क्या गोरखाओं के लिए? मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। नवरात्र का समय, फुलपाती का दिन, मतलब इससे अच्छा शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक फाइल नंबर की बात है, देखिए मैंने बात की ये फाइल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो पुराने इतिहास से जो टॉक्स चली आ रही है, वो जो है उससे भी पहले से चली आ रही है, उसमें कुछ डिजिट जो है कॉमन होते हैं। सो मैंने काफ़ी कोशिश की रिसर्च करने की, क्या है मेरे पास वो सारे दस्तावेज मिले नहीं। कुछ 2 नंबर के डिजिट सेम होते हैं, फिर कंटिन्यूटी में चलता रहता है। क्योंकि दार्जिलिंग किसी को समझना है
तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा आज क्या व्यवस्था है, ये भैया ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको, फिर डायलॉग शुरू होगा। सो इसके लिए मुझे लगता है फाइल नंबर है। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगली बार फाइल नंबर हटा देना है, हटा देंगे। अगली बार अगर आप ये कहेंगे संडे को नहीं रखना, मंडे को रखना, आपसे पूछ के मंडे रख लेंगे। सो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार भी हमारी है, हम भी भारत के नागरिक हैं, गोरखा हम सब भी भारत के ही हैं, तो समस्या है क्या है? तो हमारी खुशी के लिए जब मीटिंग हो रहा है, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। और कुछ कालिम्पोंग एमएलए को लेटर नहीं मिला, वो भी स्टेक होल्डर ही है। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, उनको क्यों नहीं बुलाया? पहली बात तो ये गृह मंत्री जी को तय करना है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। दूसरी बात, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे कुछ आदरणीय बड़े भाई भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं है, उनका भी बहुत प्रयास रहा यहाँ तक पहुँचने में, उनका भी योगदान है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, आज पश्चिम बंगाल सरकार को बुलाया है, मान लो घर में माँ को कोई मीटिंग में बुला ले, तो सब बच्चों को तो बुलाना जरूरी नहीं है। और उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया है कि जैसा हमारी माँ बताएंगी वैसे ही हमको करना है, तो बात तो खत्म हो गया। सो ममता दीदी को बुलाया है, पश्चिम बंगाल सरकार को बुलाया, और जो लोग उनके साथ हैं वो तो ऑटोमेटिकली है ही ना, अब उनके साथ पीछे पीछे वो भी आ सकते, किसी ने मना तो किया नहीं है। सो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने वही मैं नहीं बुलाया है, माता जी को बुलाया है, अब उनके साथ जो आना चाहे ये उनको तय करना है। को बुलाया है। सो मेरा ये कहना है, मैं उस विषय में फिर आता हूँ, देखिए जो लोग भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं उनको बुलाया है। जो लोग पश्चिम बंगाल के जैसे अभी जीटीए पश्चिम बंगाल असेंबली के अंदर पास होकर के जो व्यवस्था चाहते हैं उनको नहीं बुलाया है। मुझे लगता है ये स्पष्ट, ज्यादा स्पष्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।